गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज टॉप 100 क्वेश्चंस का जो बाकी डिस्कशन है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो आज अपने को स्टार्ट करना है 25th क्वेश्चन से। अपने लास्ट रन पे ख़त्म किया था 24th क्वेश्चन तक। तो 25th क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, अपने को एस का वैल्यू बताना है और मैच कराना है ऑप्शंस के साथ। एस दे रखा है 2017 प्लस 1/4 ब्रैकेट में 2016 प्लस 1/4 ब्रैकेट में 2015 एंड सो ऑन। इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। तो सबसे बाहर की तरफ लिखा है 2017, ये लिखा हुआ है 1/4 इंटू 2016। अब इसके बारे में सोचो, बिल्कुल ऐसे ही जब 1/4 इंटू 1/4 होगा तो ये आएगा 1/16 इंटू 2015। फिर कितना आएगा 1/4 और फिर अगेन एक बड़ा ब्रैकेट जिसमें कितना आएगा 2014। तो ये ब्रैकेट फिर ये ब्रैकेट फिर ये ब्रैकेट और हर एक ब्रैकेट के बाहर कौन है 1/4। तो अगला जो टर्म आएगा वो आएगा 1/4 का क्यूब इंटू 2014 एंड डैश डैश। अच्छा, आखिरी में 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 होकर के कुछ बनेगा 1/4 की पावर कुछ बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 1। क्योंकि ये एजीपी लग रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -1। तो अपन टर्म्स देख लेते हैं। देखो ऐसे गिन लो कि यहाँ पर 4 की पावर कितना है 0, 1 2 3 4 से लेकर के 2017। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 2017। अगर 0 1 2 3 करें और टोटल टर्म अगर 2017 है तो यहाँ पर कितना आएगा 2016, है ना। 0 से स्टार्ट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए शायद इसने एजीपी का सम निकाला होगा। एजीपी के सम को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना। तो कॉमन रेशियो 1/4 है, मल्टीप्लाई कर दिया, खिसका दिया, फिर हिला दिया 2016, 4 का स्क्वायर एंड डैश डैश। और इसके नीचे कितना आएगा, इससे पीछे वाला 2/4 की पावर 2016 और इसको जब मल्टीप्लाई किया 1/4 से तो आएगा 4 की पावर 2017। ठीक है, अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। s माइनस s/4 कितना हो जाएगा 3s/4। ये आएगा 3s/4 इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट किया तो 2017 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस अब 2016 माइनस 2017 कितना आएगा -1। 2015 माइनस 2016 कितना आएगा -1। तो माइनस तो अपन कॉमन ही ले लेते हैं और पहले टर्म से आएगा 1/4, अगले से 1/16, अगले से डैश डैश और यहाँ से कितना आएगा 1/4 की पावर 2016 और यहाँ से आएगा, है ना, ये वाला टर्म -4 की पावर 2017, है ना, ये बन रहा है भाई 1/4 1/16 ये सब और ये वाला टर्म है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंदर कौन कौन से टर्म आएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सब्ट्रैक्शन में आएगा। भाई इसका क्या करें, क्या इसको इसमें सम्मिलित किया जा सकता है? हाँ, ये भी इनका भाई बंधु लग रहा है। क्योंकि अगर इसको इसमें मिला लें तो बन गया ना, ये भी जीपी चला रहा है। ठीक है, अब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 इंटू 2017। 4/3 से 4 तो इससे काट दिया, 4 काटा तो कितना आएगा 1। 4 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 1/4। 4 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 1/4 की पावर 2016। ठीक है, तो s का वैल्यू आएगा 4/3 2017 और यहाँ पर ये जो जीपी है, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू 1 - r की पावर n, 1 - r की पावर n। भाई n का वैल्यू कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2017, 4 की पावर 2017 1 - 1/4। ठीक है, ये आएगा तो कितना हो गया 3/4, 4/-1/3 नीचे 3/4 का कितना हो जाएगा 4/3, 1 - 1/4 की पावर 2017। ऑप्शन देख लो 4/3 इंटू 2017, दिल्ली ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, है ना। और
4/9, बाकी भी मैच कर रहा है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थोड़ा अलग हट करके एजीपी का सवाल था, जिसमें ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स दे रखी थी। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है यू वी डब्ल्यू सेटिस्फाई u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज -6, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू इज -5, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज 2, u greater than v greater than w, then the set of values of a for which the point u comma minus w q v comma a square lies on the same side of the line 4x minus y plus 5 is equal to 0 are given by -3, 3। if -3 से 3 है ना, कॉमन नहीं है वो, इंटरवल है ना। if 2 points x1 y1 x2 y2 lie on the same side of the line then product of, भाई ये पॉइंट अपन ने इसमें रख दिया ऐसा बनेगा, ये पॉइंट अपन ने इसमें रख दिया ऐसा बनेगा, और इन दोनों एक्सप्रेशंस का साइन अगर सेम होता है तो पढ़ रखा है अपन ने स्ट्रेट लाइन में पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन में कि दोनों का साइन सेम तो ऑन सेम साइड, दोनों का साइन डिफरेंट तो दोनों डिफरेंट साइड ऑफ लाइन आते हैं। ओके तो बस यही पूछना है। तो इसमें ऐसा करते हैं भाई, ये शक्ल जो है ना, ये क्या दे रखा है, ये 3 नंबरों का टेकन ऑल एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम। तो ऐसा करते हैं क्यूबिक ही बना लेते हैं। तो क्यूबिक बनाने का तरीका क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस सम टेकन 1 एट अ टाइम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम टेकन 2 एट अ टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। ठीक है, तो वैल्यू प्लग इन कर देते हैं इसमें। ठीक है, आ जाएगा। अब सुंदरता दिख रही है इसमें है ना, 1 के रूप में x माइनस 1, फिर x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें -6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके रूट लिखे हैं UVW है ना। अच्छा, इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 1 इंटू लिखा है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट कितने आ रहे हैं, 1, 3 और -2। ठीक है, अब क्या है, UVW है ना, U सबसे बड़ा है, यानी कि U कौन है, ये है U, फिर उसके बाद आता है V, फिर उसके बाद आता है W, ये अपने W UVW। अच्छा, P पॉइंट क्या है, U कॉमा माइनस W, U कॉमा माइनस W यानी कि कितना हो जाएगा 3, 2, V कॉमा यानी कि 1, a स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, लाई ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। तो अपन ने ऐसा किया, क्योंकि एक पॉइंट तो फिक्स ही है, तो इसको अपन ने रख दिया 4x माइनस वाई में, तो कितना आएगा 4x माइनस वाई प्लस 5 है ना। तो ये क्लियरली दिख रहा है पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इसका भी साइन क्या आया होगा, पॉजिटिव। तो रख दिया, कितना आ जाएगा 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 5 इज पॉजिटिव। यहाँ से आ रहा है a स्क्वायर लेस देन 9, क्लियरली दिख रहा है a का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 से 3। ठीक है, तो सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 अपन जानते हैं बहुत थ्योरेटिकल है, एंड यस वी हैव यूज्ड स्टेटमेंट 2, हमने स्टेटमेंट 2 यूज़ किया है। इसका साइन पॉजिटिव तो इसका भी साइन पॉजिटिव, तो ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है ना, 1 इज ट्रू इज ट्रू एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाँ भाई, 1, p square 0, 1 and p0 are the coordinates of 3 points. Then the value of p for which the area of the triangle ABC is minimum. Triangle ABC का एरिया मिनिमम। तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ना, गलत है। तुम्हारे जैसों के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कराता हूँ, हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट आता है 1, 1, 1, 1, p स्क्वायर 0, 1, p0 है ना, ये होता है। तो खोल लिया 0,
माइनस पी, तो आ जाएगा माइनस पी, और कितना आ रहा है 0 -1 इंटू माइनस पी क्यूब, और कितना आ रहा है +1 का मॉड, तो यार हाफ ऑफ, ये बन जाएगा पी क्यूब माइनस पी +1 का मॉड। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है कि फंक्शन जो है इट्स अ मॉडुलस फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन नहीं है, ये मॉड ऑफ क्यूबिक है। चलो बनाओ इसका ग्राफ, मॉड ऑफ पी क्यूब माइनस पी +1 का ग्राफ बनाओ। भाई इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको डिफरेंशिएट किया, ये आएगा, तो इसका लग रहा है कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पर आएगा 1/√3 -1/√3। अभी तो मैं केवल क्यूबिक का बना रहा हूँ ग्राफ, तो क्यूबिक फंक्शन जो है यानी कि इसका केवल इसका ग्राफ बना रहे हैं, मॉड नहीं लिया है अभी। हाँ अच्छा, तो इसका वैल्यू देखा -1/√3 पर, तो कितना आएगा -1/√3 पर -1/3√3। यहाँ पर देखा कितना आएगा 1/√3 और +1, तो ये कितना आ रहा है पॉजिटिव। 1/√3 पर देखा, 1/√3 पर भी कितना आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 1 - 1/√3 पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। 0 पर कितना आ रहा है 1, ये x कोऑर्डिनेट है -1/√3, ये x कोऑर्डिनेट है 1/√3। अभी देखना मैं तुमसे ये ग्राफ क्यों बनवा रहा था, क्योंकि ऑप्शन में उसने दे रखा है कि डेरिवेटिव 0 करो, वो आपके लिए खड्डा रेडी कर रहा है, उसने खड्डा खोद रखा है और आप उसमें जाके गिर जाओ। हाँ बेटे, क्या यही ग्राफ है क्या इस फंक्शन का? इस फंक्शन का ये ग्राफ है क्या? नहीं, मॉड के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर जो है मॉड है किसी का, तो जो पार्ट बिलो एक्स एक्सिस है, जो पार्ट बिलो एक्स एक्सिस है उसको आप उसका इमेज ले लो अबाउट एक्स एक्सिस, तो द करेक्ट ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। अच्छा, अब इसमें देखो क्या पूछा है इसने, इज मिनिमम पी की वो वैल्यू जिसके लिए एरिया मिनिमम हो, तो भाई मॉड का मिनिमा क्या होगा 0। वो कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है, पर क्या यहाँ पर डेरिवेटिव 0 है क्या? क्या ये वो पॉइंट है 1/√3 -1/√3? नहीं, मिनिमा तो किसी और जगह पर है। वो वैल्यू कौन सी है हम नहीं जानते ना, क्योंकि क्यूबिक के सारे रूट्स निकाल पाओ आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। आप इसका बस अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ पर ये 0 होगा। जैसे -1 पर देखना कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। -2 पर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो -2 पर नेगेटिव है और -1 पर पॉजिटिव है, तो ज़रूर -2 से -1 में रूट आया होगा। तो रूट आया होगा तो कोई वैल्यू है पी की, मैं नहीं जानता, निकाल नहीं सकता, ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, पर इतना श्योर है कि इनके बीच में होगा, बिकॉज कंटिन्यूस फंक्शन साइन चेंज मतलब बीच में रूट आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में सीखने लायक बस यही है कि मॉड आएगा, मॉड। बच्चे अक्सर जो है हर बार कहीं ना कहीं पर √x² में मॉड लगाना भूल जाते हैं, डिटर्मिनेंट के ऊपर मॉड लगाना भूल जाते हैं, कभी वेक्टर के अंदर जो है जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आता है वहाँ पर बॉक्स का मॉड लेना भूल जाते हैं। तो वो न भूलें, IIT इस बात को 2-3 बार अलग अलग तरीके से पूछ चुका है, केवल ये जानने के लिए कि आप मॉड लगाते हैं या नहीं लगाते। इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है? sec का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, मॉड आएगा, ln मॉड ऑफ sec प्लस 10। sec का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec प्लस 10 का मॉड। मॉड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द लाइंस x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। x/4 प्लस y/3 इज 1। थोड़ा सा अलग कर दिया हल्का सा, x/3 x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 2। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दीज 4 लाइंस इज अ रोम्बस। तो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे भाई? अगर तुमसे कोई बोल रहा है, बोलो बोलो, साइड बराबर होंगी, तो
बोलते रहो बोलते रहो। अरे भाई तुम नॉइस पॉल्यूशन नहीं कर रहे, बताओ तो रोम्बस की क्या कंडीशन होती है, बोलो। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, साइड्स इक्वल हों और डायगोनल बाइसेक्ट कर जाएं तो रोम्बस हो जाएगा। अरे केवल साइड्स इक्वल हो जाएं तो ही रोम्बस हो जाएगा ना, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट करें और डायगोनल परपेंडिकुलर हो तब होता है। 4x + 3y इज इक्वल टू 3 4 12 24 और 3x + 4y इज इक्वल टू 24 है ना। ये है वो चार लाइनें। अब आंखों से दिख रहा है, बहुत इजीली कि इन दोनों लाइनों का स्लोप सेम है, पैरेलल है। और बहुत ही इजी गोइंग में दिख रहा है कि ये दोनों लाइनों का स्लोप भी क्या है, सेम है और पैरेलल है। अच्छा, बहुत ही इजी गोइंग में देख लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, कितना आएगा, C1 - C2 अपॉन √a² + b²। तो C1 - C2 का मॉड अपॉन √a² + b² कितना आ जाएगा, 5। कितना आ गया, 12/5। सिमिलरली आंखों से ही दिख जाएगा अब तो ये, ठीक है, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना आ गया, 12/5। अच्छा, दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ये भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है। तो ऑपोजिट साइड पैरेलल होने से क्या होता है, पैरेललोग्राम। भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अच्छा, और ऊपर से पैरेललोग्राम में ऐसा है कि जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, क्या वो इक्वल है? हाँ, तो पैरेललोग्राम नहीं है। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो इसकी साइड्स भी क्या हो गई, बराबर, ठीक है ना। ये मान लो एक परपेंडिकुलर है P1, ये एक साइड है A है ना, ये एक साइड है B, और ये दूसरा परपेंडिकुलर डाला है अपन ने, ये है दूसरा P2 बोल देते हैं इसको। ये एंगल है थीटा। तो P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A sin थीटा। और यहाँ पर देखो P2 कितना हो जाएगा, B sin थीटा। अगर P1 और P2 बराबर हैं तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है तो A और B बराबर हो गए। इसका मतलब क्या आ गया, रोम्बस। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। डायगोनल्स ऑफ quadrilateral formed by any four lines are unequal and intersect at right angle, then it is a rhombus। हाँ भी बताओ, then it is a rhombus। अगर डायगोनल्स जो हैं by any four lines, डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो रोम्बस होगा। कोई एग्जांपल बताओ। हाँ, नहीं है तो फिर बताओ ना कोई एग्जांपल, कोई ऐसा एग्जांपल जहाँ पर डायगोनल्स हों अनइक्वल और परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हो और वो रोम्बस ना आए। क्या कहते हैं उस फिगर को, काइट। इसमें काइट में क्या होता है कि डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये 90 होता है। पर काइट क्या रोम्बस होती है, नहीं, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है ना, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, अश्लील है ये लड़का, ठीक है ना। तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड क्या है, फॉल्स है, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ ट्राइंगल ABC whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3, let there exist a point AB such that 6a is equal to 2x1 plus x2 plus 3x3, 6b is equal to 2y1 plus y2 plus 3y3, area of triangle PBC must be less than area of triangle ABC। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे AB को देख के जैसे होता है ना इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, I के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताना। हाँ बोलो बोलो और बोलो, तुम्हारी तो आवाज़ ही नॉइस पोल्यूशन लगती है मुझे कभी कभी।
तो बोल ही लोगे, है ना। ठीक है भाई, हाँ बताओ भाई, ABC का वैल्यू कुछ दिख रहा है? हाँ 213। अच्छा, कोई ट्राइंगल ऐसा हो सकता है कि जिसकी 3 साइड हो 213? चमत्कार मत कर देना बाबा जी। कोई ट्राइंगल ऐसा हो सकता है कि जिसकी साइड हो 213? क्यों? हाँ, इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। खैर वो और बात है, ठीक है ना, अभी फिलहाल अपन इस पर फोकस करते हैं। ABC जो है वो है ये। इन सेंटर का फॉर्मूला डिराइव करना याद है क्या होता है भाई? ये तो अपन रिवाइज कर रहे हैं ना एक्चुअली पूरा सिलेबस इन 100 क्वेश्चंस की हेल्प से। ABC, ये एक एंगल बाइसेक्टर, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर, ये होता है B+C और ये A है ना, ये I है आपका, ये D है। तो I A और D को डिवाइड करता है इन द रेशियो B+C/A, ठीक है। अच्छा भाई, और D पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है? D पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है? C/B में, इस रेशियो में डिवाइड करता है। अब क्या कह रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC मस्ट बी लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। क्या कह रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC मस्ट बी लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। भाई सबसे पहले अपन D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले तो कितना आएगा? CX3 प्लस BY2 अपॉन C+B, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें? फिर अपन एक बार और सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, B+C इंटू दिस A मल्टीप्लाइड बाय X1 Y1, ठीक है। और फिर अपॉन में कितना आ जाएगा? A प्लस B+C, ये हो गया डेरिवेशन। अच्छा, तो अगर मान लो कोई पॉइंट A है और उसके कोऑर्डिनेट ऐसे आ रहे हैं, तो जो नीचे की तरफ रहा होगा यानी कि X2 Y2 X3 Y3, तो फिर वो पॉइंट भाई X3 का कोफिशिएंट कितना है देखना जरा, 3। हाँ भाई दिख रहा है ना। और X2 का कोफिशिएंट कितना है? कितना है X2 का कोफिशिएंट? 1। तो क्या करेंगे? 3 इंटू X3 1 इंटू X2 अपॉन कितना आ जाएगा? 4। सही, ऐसा आएगा। तो 3 इंटू X3 प्लस X2 डिवाइडेड बाय आएगा 4, कॉमा, और अच्छा यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो, किस रेशियो में मानूं अब मैं? X1 का कोफिशिएंट देखो कितना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। अब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, इस पॉइंट के कितना आएगा? 4 इंटू दिस 2 मल्टीप्लाइड बाई X1 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 2 + 4 है, 4 इंटू दिस 2 इंटू X1 अपॉन कितना आएगा? 6। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3x3 प्लस X2 प्लस ट्वाइस X1, और यही दे रखा है अपने को A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट। ऑल राइट, तो ये जो पॉइंट है वो कैसे आया मार्केट में? पहले अपन ने कोई पॉइंट लिया B और C पर जो डिवाइड कर रहा है B और C को इन द रेशियो ऑफ 3:1 इंटरनली। फिर अगेन अपन ने क्या किया? A को D से जोड़ दिया, एंड देन वी टुक अनदर पॉइंट ऑन लाइन AD विच इज डिवाइडिंग A एंड D इंटरनली इन द रेशियो 4:2। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। P लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। पहले इसके बारे में चिंतन मनन करते हैं। तो भाई साहब, जब मैंने ना यहाँ से यहाँ तक इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया 3:1 में, तो निश्चित रूप से पॉइंट डी कहाँ आया होगा? अंदर की तरफ ही आया होगा, लाइन सेगमेंट के बीच में आएगा ना। इंटरनल रेशियो है ना, 3:1 क्या है? पॉजिटिव, तो अंदर आया होगा। और अगर इसको डिवाइड किया
अगेन किस रेशियो में, 4:2 में। तो ये भी इंटरनल डिवीजन है ना, तो पॉइंट ज़रूर बीच में कहीं पर आया होगा। तो जैसे ही आप BC के बीच में आते हो और फिर AD के बीच में आते हो, तो आप कहाँ घुस जाते हो, ट्राइंगल में। पहले आप आए BC के बीच में, फिर आप AD के बीच में आते ही, क्योंकि लाइन सेगमेंट पर कोई और ले लो, कोई और पॉइंट ले लो जो BC पर आ रहा है, फिर इन दोनों को इंटरनली डिवाइड करोगे तो कहाँ घुस जाओगे, ट्राइंगल में घुस जाओगे। तो सही बात है, P पॉइंट जो है डेफिनेटली इंटरनल पॉइंट है। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC मस्ट बी लेस देन, PBC पर सोचते हैं। अब भाई P पॉइंट क्योंकि इंटरनल आ गया, P को BC से जोड़ा, तो आंखों से दिख रहा है ये ट्राइंगल छोटा है एज कंपेयर टू ABC। तो जो आंखों से ही दिख रहा है कि भाई ये छोटा पार्ट है, तो ये डेफिनेटली एरिया इसका कम आया होगा। सही बात है। तो P अगर अंदर हो जाएगा, P अगर ट्राइंगल के अंदर हो जाएगा और उसे आप कोई भी 2 पॉइंट से जोड़ दोगे तो एरिया तो अंदर ही आने वाला है। तो ये करेक्ट रीज़न भी है कि अंदर वाला पॉइंट को कोई भी साइड से जोड़ोगे तो ओवरऑल बड़े ट्राइंगल के एरिया से कम ही उसका एरिया बनेगा। तो 1 आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें अपना वो सेक्शन फॉर्मूला रिवाइज हो गया स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एज शोन इन द फिगर 3 सर्कल्स विच हैव द सेम रेडियस आर, है ना, 3 सर्कल दे रखे हैं, एक चुन्नू मुन्नू यहाँ, एक चुन्नू मुन्नू यहाँ, एक चुन्नू मुन्नू यहाँ। ये क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है वो, 1 1। इस पॉइंट के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, 2 1। ठीक है। इफ दे हैव सेम रेडियस आर, सेंटर्स दिस, if they have a common tangent line as shown, then their radius r is। तो भाई साहब एक बात बताओ, जैसे ये सर्कल है बेटा, एक बात बताओ, ये एक और सर्कल है, मान लो इनका कॉमन टेंजेंट लिखा है ना। कौन सा कॉमन टेंजेंट, कौन से 2 टेंजेंट होते हैं, 2 टाइप के टेंजेंट होते हैं ना, ट्रांसवर्स कॉमन और हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं। ठीक है। तो जैसे ये वाला टेंजेंट है, ये एक कॉमन टेंजेंट है। ठीक है। तो इसमें क्या खास बात होगी, अगर सर्कल का रेडियस सेम है तो इस कॉमन टेंजेंट के बारे में कोई टिप्पणी दे सकते हो? चलो मैं हिंट देता हूं, दोनों के सेंटर्स को जोड़ दिया। अगर 2 सर्कल हैं, रेडियस सेम है, तो जो कॉमन टेंजेंट लाइन होगी ये वाली, कौन सी वाली, जिसके सेंटर्स ऑपोजिट साइड होंगे, इसका इधर और उसका उधर, तो उस लाइन में क्या खास बात होगी? क्या खास बात होगी उस लाइन के अंदर? एग्जैक्टली दोनों के मिड पॉइंट पर आएगी। ठीक है ना। ये जो पॉइंट होगा ना वो एक्चुअली क्या होगा, सर्कल्स के सेंटर्स का मिड पॉइंट होगा। सिमिट्री से दिख रहा है, रेडियस बराबर है ना, तो ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। वेरी गुड। हाँ बेटे बोलो। बोलते रहो बेवड़े। हाँ अब इधर देखो, हाँ बोलते रहो। 1/2 1/2। तो अपन ने क्या किया, एक बहुत धुआंधार तरीका निकाला। अगर सर्कल्स का जो रेडियस है वो सेम है तो उनका जो ये वाला टेंजेंट है, ट्रांसवर्स या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, वो डेफिनेटली दोनों सर्कल्स के मिड पॉइंट से पास होगा। तो ये लाइन के बारे में एक बात पता चली, एक तो ये इससे पास कर रहा है और एक ये इससे पास कर रहा है। इससे पास करने का रीज़न इन दोनों से, इससे पास करने का रीज़न इन दोनों से। ठीक है, ऑल राइट। बस अब इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, क्या हो जाएगा, y - 1/2 इज इक्वल टू m x माइनस दिस। स्लोप कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2। y2 - y1 x2 - x1
नीचे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ रहा है y 2y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1/2। तो ये आएगा 4y माइनस x इज इक्वल टू 1, 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब इसने क्या पूछा है, इफ़ दे हैव अ कॉमन टेंजेंट लाइन रेडियस। तो रेडियस एक्चुअली सबसे आसान ये रहेगा कि अपन इस सर्कल पर टेंजेंट की कंडीशन लगा दें। तो क्योंकि लाइन का ये सर्कल से डिस्टेंस से, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, तो इसका डिस्टेंस निकाल लो आप 0 0 से, ठीक है, 0 0। तो 0 0 से डिस्टेंस निकाला, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1/√20। ऑप्शन देखते हैं भाई, √20 तो भाई √5 से ही आएगा। √20 कैसे लिख सकते हैं, 1/2√5 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, √5/10। बी ऑप्शन आ रहा है ना, बी ऑप्शन अपना आंसर है। और भी कई मेथड हो सकते हैं इसके अंदर, पर ये सबसे छोटा मेथड है ना, सबसे सही मेथड है। आप बाकी तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। लाइन का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर, पर ये काफ़ी सही मेथड है। हाँ भी, रियल नंबर्स एक्स वाई सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4 माइनस वाई अपॉन 7 माइनस एक्स आर एम एम रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू 2m प्लस 6m। तो ये ऐसा लग रहा है क्या लिखा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा हुआ है। पहले सर्कल बना लेते हैं। अभी कह रहा है y2 माइनस, अच्छा ये अगर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कह रहा है तो वो 4,7 कोई पॉइंट है, सॉरी 7,4, 7,4 कोई पॉइंट है। पर इसने बोला है एक्स वाई सेटिस्फाई कर रहा है, तो मान लो सर्कल पर कोई पॉइंट है, मान लिया सर्कल पर कोई पॉइंट है एक्स वाई। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है उसका इससे ये क्या लगता है, y2 माइनस स्लोप। तो ये बोल रहा है इस लाइन की जो स्लोप है ना उसका मैक्सिमम बताना है और मिनिमम बताना है, ठीक है। तो आप सोचो ना, धीरे धीरे आप क्या है, जैसे यूँ करोगे, यूँ करोगे, फिर यूँ करोगे, तो इससे क्या है, स्लोप क्या है, घट रही है, एंगल क्या है, घट रहा है। ओ सॉरी, ये स्लोप बढ़ रही है। यूँ तो जाते हुए स्लोप बढ़ रही है और यूँ करते हुए ये स्लोप क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि लाइन जितनी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी स्लोप कम हो जाएगी, लाइन जितनी खड़ी होगी उतना लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा। तो इसने क्या बोला है, मैक्स मिन। तो ये तो क्या है भाई, ज्योमेट्रिकली अपने को दिख रहा है आंखों से कि इस पॉइंट से जैसे ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी तो इसका स्लोप क्या होगा, मिनिमा। और इस पॉइंट से जैसे ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। लिख लो। तो लाइन के स्लोप निकालने अपने को, टेंजेंट लाइन के स्लोप। तो लिखते हैं टेंजेंट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 और इसका 0 0 से डिस्टेंस कर देते हैं 1। तो पहले जनरल फॉर्म में लिखा एम एक्स माइनस वाई माइनस 7m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका 0 0 से डिस्टेंस कितना होगा, 7m माइनस 4 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। स्क्वायर कर दिया, सेवन 4 द 28, 56। कितना रहा, 48m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 15 इज 0। ऐसे दो नंबर ढूंढने कि प्रोडक्ट कितना आ जाए, 15 इंटू 48, 15 इंटू 48 करना, 15 टू द कितना हो जाएगा 30, तो 3 इंटू 24 कितना होता है 72। चेक करना एक बार, 15 टू द 30 फिर 24 बचा, यही आ रहा है ना। पी क्यू और पी प्लस क्यू कितना हो जाए,
-56, तो 50 इंटू 6 नहीं आया, और 46 इंटू 10 नहीं आया, 42 इंटू 14 नहीं, वो नहीं आएगा, 0 चाहिए ना आखिरी में, तो 5 का मल्टीपल है ना, 41 इंटू 15, 41 इंटू 15 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्या, ज़्यादा हो जाएगा, तो 46, 40 इंटू 16 देखना कितना आ रहा है, 40 इंटू 16 कितना आ रहा है, 16 4 64, ज़्यादा आ रहा है, और चाहिए अपने को, यानी कि 36 इंटू 20 आगे क्या, हाँ 36 इंटू 20 आगे, तो इसको कैसे लिखना है, 36 और 20, 48 m स्क्वायर माइनस 36 20, इसमें क्या आ जाएगा 36, 12 3 द 12 4 द 12m इंटू 4m माइनस 3, और माइनस इसमें क्या 5 कॉमन ले लिया, और तो ये आ जाएगा 12m माइनस 5 इंटू 4m माइनस 3 इज 0, तो m का वैल्यू आ रहा है 5/12 3/4। ऑल राइट, तो अपने को दिख गया कि जो एक टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप ये है, एक टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप ये है, और ये होगी सबसे छोटी वाली स्लोप, और ये होगी बड़ी, क्योंकि छोटा ये और ये बड़ा ये। तो क्या पूछा इसने, 2m ट्वाइस ऑफ कैपिटल M और प्लस 6 टाइम्स छोटू m, छोटू m कितना है 5/12, कितना हो जाएगा 3/2 5/2 4, ठीक है। फोर आ रहा है, डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द सेट x, y सच दैट x² + y² + 2x लेस देन इक्वल टू 1, इंटरसेक्शन xy सच दैट x - y + c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंटेन्स ओनली वन पॉइंट इन कॉमन इज। तो आंखों से दिख रहा है कि भाई ये तो क्या है, इक्वल टू के लिए सोचो सर्कल है, इक्वल टू के लिए सोचो लाइन है, ठीक है। और अपने को पता ही है x² + y² + 2x - 1, ये क्या लिखा हुआ है, सर्कल का सेंटर -1, 0, और लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बाहर। बनाते हैं सर्कल, सेंटर है -1, 0, रेडियस कितना आ रहा है 1 + 1 √2 आ रहा है, कुछ अंदाजे से ऐसा बनेगा। इस लाइन के बारे में एक टिप्पणी तो फटाक से दिख रही है, लाइन का स्लोप कितना है 1। ऑल राइट, लाइन का स्लोप 1 है, ठीक है। एक बार पहले ऐसा करते हैं, लाइन बना लेते हैं भाई, क्योंकि लाइन पर पॉइंट, लाइन भाई इक्वल टू 0 तो है ही, उसके अलावा क्या है, जैसे कोई लाइन बनाई आपने तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, लाइन तो है ही है, उसके अलावा लाइन के एक सर्टेन साइड, या तो इस साइड या इस साइड वाला पोर्शन भी है, ओके। अभी मुझे ये नहीं पता है कि ये वाला है, अभी मैं नहीं जानता, पर मैं कह रहा हूँ कि लाइन पर जो पॉइंट हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो महारथी, क्या ऐसा हो सकता है क्या, यानी कि कटिंग हो सकती है? बेटे पढ़ो एक बार दोबारा, ओ नन्हे बच्चे, वहां लिखा हुआ है ओनली 1 पॉइंट, तो क्या लाइन पर पॉइंट जो है और सर्कल पर जो पॉइंट है अंदर और ऊपर, उनमें क्या एक ही पॉइंट कॉमन आया? नहीं आया, यानी कि ये गलत है, यानी कि लाइन जरूर सर्कल से नहीं भिड़ रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, लाइन जरूर सर्कल की स्पर्श रेखा रही होगी। हाँ भी, तो स्पर्श करा देते हैं। अब क्योंकि लाइन की ढलान जो है 1 है, तो लाइन ने यूं स्पर्श किया होगा या लाइन ने यूं स्पर्श किया होगा, ठीक है ना, ऐसा हुआ होगा। ऑल राइट, पर अभी अपने को यही नहीं पता कि ये जो लाइन है इसमें जो इनइक्वालिटी है वो कौन सी साइड की तरफ हमें कंक्लूड करने को बोल रही है। अच्छा,
भाई ऐसा करते हैं अपन, इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं, अपने को ये तो पता ही है स्पर्श रेखा आएगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं और एक बार देखते हैं कि सी का वैल्यू क्या आ रहा है ना, एक बार चलो चेक करते हैं। तो बताओ भाई सर्कल का सेंटर कितना है, -1 0, रेडियस कितना है √2, लगा दो फॉर्मूला, लाइन है ना x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा -1 प्लस सी का मॉड अपॉन √2 इज इक्वल टू कितना आ गया √2, तो c -1 कितना आ गया +-2, तो c का वैल्यू कितना आ गया 3 या -1। अच्छा, यानी कि लाइन या तो ये हो सकती है x माइनस वाई प्लस 3, या ऐसा हो सकता है x माइनस वाई -1। ठीक है बालक, अब भाई एग्जैक्टली कौन सी लाइन होगी, क्योंकि स्लोप तो फिक्स थी, तो या तो ये लाइन है या ये लाइन है, यानी कि एक ये। तो पहचानने के लिए ऐसा किया भाई, इसका देखो y इज इक्वल टू क्या लिखा है x प्लस 3, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव है, इसका y इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव है, तो ये वाली लाइन है x माइनस वाई प्लस 3 और ये वाली लाइन है, ठीक है ये। अब क्योंकि ग्रेटर देन इनइक्वालिटी वाला पार्ट है ना, उसका रोल समझते हैं एक बार। इसमें सबसे पहले क्या रखते थे अपन बचपन में 0 0 0 0 रख करके बालक इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ओरिजिन को इंक्लूड करना है, यानी कि ये चीज़ पॉजिटिव कब कब होगी, जब जब लाइन के वो सारे पॉइंट जो ओरिजिन की तरफ हैं वो आएंगे। ये और हाँ भाई कितने पॉइंट कॉमन है? ऐसे तो इनफाइनाइट नहीं भैया, वैसे ही इनफाइनाइट है, ठीक है ना, ऐसे ही इनफाइनाइट नहीं वैसे ही इनफाइनाइट है, तो क्या आएगा आंसर, नहीं आएगा, तो उसने बोला 1 पॉइंट, तो ये वाला जो है रिजेक्ट हो गया। इसके बारे में सोचते हैं, इसमें ओरिजिन रख के देखा कितना आ रहा है नेगेटिव, और चाहिए क्या पॉजिटिव, यानी कि इस लाइन के कौन से वाले साइड होनी चाहिए पॉइंट, दूसरी तरफ, ओरिजिन की उल्टी तरफ, तो ओरिजिन के लिए आ रहा है नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, यानी कि लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है उसके ये वाला साइड ले लो। कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, 1। यही सोच के तो अपन ने टेंजेंसी की कंडीशन लगा के सी का वैल्यू निकाला था, 2 ऑप्शन आए थे, पर अपन ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं लगाना था, क्योंकि लाइन थोड़े ना, लाइन तो लाइन की इनइक्वालिटी है, तो यानी कि लाइन के एक सर्टेन साइड सारे पॉइंट आएंगे, तो कौन सा आंसर आ गया अपना, डी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 consecutive vertices ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ये भी अच्छा है, ज्योमेट्री का सवाल है। रेगुलर हेक्सागन है 2 0 and 4, 2√3, then the equation of the circumcircle of the hexagon which contains the origin। महारथी तुम भी बनाओ डायग्राम एक बार, चलो तुम भी तो कुछ करो, मैं ही हमेशा पढ़ाता रहता हूँ। टू कॉमा 0 कहाँ पर आएगा, वेरी गुड, और 4, 2√3 तकरीबन यहाँ पर आएगा। अब इन्हीं के साथ तुम्हें खेल खेलना है, ठीक है, ये 2 पॉइंट दे रखे। हमने ये सोचा कि ये जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है 2 0 और 4, 2√3 को, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस क्या है, ठीक है, ऐसा सोचा।
तो ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो आंखों से दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60। अच्छा, रेगुलर हेक्सागन, एक नॉर्मल रेगुलर हेक्सागन बनाया अपन ने, बेंजीन रिंग, ये वाला एंगल कितना होता है बेटे, क्या होता है इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, क्या होता है, 60। सही बात है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल क्या होता है, 60। स्क्वायर का एंगल क्या होता है, 60, 90 होता है। तो सारे के सारे फिगर्स का ये एंगल तुम्हें लग रहा है ना, ये 60 होगा, ऑब्ट्यूज नहीं लग रहा तुम्हें। तो मैं क्या पूछ रहा था इतनी देर से, ये लग तो नहीं रहा, पर आप क्या पूछ रहे थे मुझे याद नहीं। रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। हाँ, ये होता है पाई माइनस पाई बाई एन होता है शायद। है, एक मिनट। हाँ भाई, फॉर्मूला होता है पाई माइनस 2 पाई बाई एन, ठीक है। हाँ ठाकुर साहब, आगे तो बताइए। जैसे ये आगे, ये एंगल कितना आ गया, 120, ये एंगल कितना हो गया, 120। हाँ तो भाई क्या क्या जो बाकी लाइनें होंगी ना हेक्सागन की, जैसे यूँ है ये, तो ऐसे जा सकता है हेक्सागन, ये एंगल 120, ये एंगल 120 ऐसे, या फिर ऐसा हो सकता है यूँ है तो यूँ और यूँ, ये 120, ये 120, यानी कि हेक्सागन या तो यूँ फैल जाए, इसके इस तरफ आ जाए, या इसके इस तरफ आ जाए, ठीक है। अगर मान लो इस लाइन के साथ 120 एंगल बनाना है, तो दिख रहा है आंखों से ये 120 बन गया, तो यानी कि हेक्सागन ये बन सकता है। एक बार साइड लेंथ निकाल लो, हाँ साइड लेंथ 4 आ रहा है, तो इससे 4 की दूरी इस दिशा में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। एक कर लेते हैं भाई, ये 60 है, ये 60 है। ऐसे ही अंदाजे से बनाया, ठीक है, अंदाजे से बनाया, इस तरह का हेक्सागन है। और एक और संभावना ये हो सकती है कि यूँ है और इसके साथ, इस लाइन के साथ 120 इस तरफ, तो ऐसा आ जाएगा, 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 ठीक है। तो 2 पॉसिबल हेक्सागन है, एक इसके इस तरफ, एक इसके इस तरफ। क्या पूछा उसने, पढ़ो। कंटेन्स द ओरिजिन, तो कौन सा वाला लेना, ये वाला नहीं लेना। अब क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है जो चारों 6 वर्टिसेस से पास करे। तो बालक जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो अगर मान लो सर्कल का सेंटर है तो क्या होगा भाई, किसी भी कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है ना, सेंटर कहाँ पर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड। तो आंखों से दिख रहा है इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सुंदर है, वो कितना है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सेंटर यहाँ पर आएगा, तो सेंटर में क्या एक्स दिखेगा अपने को, नहीं, ठीक है, ये नहीं आएगा। और ये दिख रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, पॉजिटिव, ये आ जाएगा, है ना, -g -f होता है ना, ठीक है। निकालना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक बहुत सिंपल सी बात याद रखना कि जो ट्राइंगल बनता है साइड, सेंटर और कॉर्ड को जोड़ के, ये ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हेक्सागन के सेंटर को आप किसी कॉर्ड से जोड़ दो, ठीक है, क्या बनेगा आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बालक अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 60, तो 4 sin 60 कितना हो जाएगा, 2√3। तो ये दूरी कितनी आ गई, 2√3। तो ये पॉइंट कितना हो गया, 0,2√3। अब तो कर ही लोगे, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, gx इज इक्वल टू 4 cos की पावर 4 माइनस ट्वाइस cos 2x माइनस 1/2 इंटू cos 4x माइनस x की पावर 7 का 7th रूट है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ 100।
जी ऑफ 100 बताना है, तो पहले तो अपने को सिंप्लीफाई करना चाहिए। मैंने एक बहुत छोटी सी बात बताई थी क्लास में कि कॉज ऑफ 4x अगर एक्सपेंड किया जाए कॉज की टर्म में पॉलिनोमियल, तो वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा? 4 डिग्री का। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और अगेन cos 4x को लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/7, 4 cos x की पावर 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 1/2, और cos 2 थीटा का अगेन फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर लिखा है ये -1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/7। ऑल राइट भाई, इसका स्क्वायर एक बार खोल लेते हैं। 4 cos x की पावर 4 माइनस 4 cos स्क्वायर -2 माइनस 1/2, 2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 cos x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x -1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/7। कई बार एग्जामिनर ऐसा करता है कि जो एक्चुअल पार्ट है सवाल का स्टार्ट होने से पहले ही वांट्स यू टू सिंप्लीफाई। कोशिश करो जितना सिंप्लीफाई कर पाओ, क्योंकि अगर तुमने यहीं पर ये हाहाकार मचा दिया कि मैं तो पहले कॉम्पोजिट फंक्शन निकालूंगा जी ऑफ जी एक्स, तो फिर तो हो लिया, ठीक है ना, फिर तो तुम ढह जाओगे वहीं पर। हाँ भाई, यहाँ पर देखो ये कितना आएगा 4, ये 2 कट के कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस का क्या होगा प्लस, और ये कट के कितना आएगा प्लस कॉस, ये और ये भी गॉन, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, 1/2 आ रहा है ना, और किसके साथ आ रहा है माइनस के साथ, तो 2 माइनस 1/2 कितना होगा 3/2। हाँ भाई, अब ये आ गया अपना जी एक्स है ना। अब ये काफ़ी सुंदर पिक्चर बन गई है। अब अपन रेडी हैं कॉम्पोजिट फंक्शन निकालने के लिए, ताकि फिर जब कॉम्पोजिट फंक्शन अच्छा बन जाए फिर उसमें अपन 100 रख दें। अभी 100 मत रखना, ठीक है। तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे 3/2 माइनस समथिंग, और यार समथिंग की जगह क्या रखना है ये, और उसकी पावर कितना है x की पावर 7 है ना, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/7 की पावर क्या लिखा हुआ है 7, ठीक है, ऐसा लिखा है समथिंग की पावर 7, तो 7 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/7। सिंपल, x आगे। तो जी ऑफ एक्स कितना है, x इस आइडेंटिटी में जी ऑफ एक्स है, इस आइडेंटिटी में x की जगह क्या रख दिया अपन ने 100, x 100 रख के कितना आएगा जी ऑफ 100 इज 100, तो ऑप्शन है बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन f, ये भी अच्छा सवाल है, वही आज जो अपन बात कर रहे थे मॉड की उसी पर बेस्ड है, पर इसमें फंक्शन के काफ़ी फंडे हैं, पीरियोडिसिटी जैसे। f दे रखा है 8/1 माइनस एक्स प्लस 8/1 प्लस एक्स, एंड g इज 4/f ऑफ साइन एक्स प्लस 4/f ऑफ कॉज एक्स, जी एक्स इज पीरियोडिसिटी पूछिए। तो ऐसा करते हैं f ऑफ साइन निकालने की कोशिश करते हैं पहले, उससे पहले f को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 8x, 8 माइनस 8x 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये आ रहा है अपना एफ एक्स। तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा, 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, मॉड आएगा, बस ये ध्यान रखना, ये आएगा 4 अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स। और क्योंकि एफ ये, तो एफ ऑफ कॉस एक्स ये बन जाएगा 4 अपॉन कितना जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। अब क्या पूछा इसने बोला है 4 अपॉन एफ, तो यहां से दिख रहा है 4 अपॉन एफ ऑफ कॉस एक्स कितना आ गया, मॉड साइन। यहां से दिख रहा है इन दोनों को बराबर करके 4 अपॉन एफ ऑफ साइन एक्स कितना आ गया, मॉड कॉस। तो एक पिक्चर बन रही है मॉड ऑफ साइन एक्स और एक पिक्चर बन रही है मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, एक बन रहा है मॉड कॉस, एक बन रहा है मॉड साइन। ये है आपका जी। तो ये सवाल तो अपन क्लास में लेते हैं, स्टैंडर्ड सवाल है। मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का पीरियड कितना होता है, पाई/2। ठीक है, क्योंकि क्या है, पाई तो दिख ही रहा है, पर क्या है, इसका ये बन जाएगा और इसका ये बन जाता है पाई/2 लेने पर। ठीक है, तो पाई/2 आ जाएगा पीरियड। तो आंसर है ए ऑप्शन है ना, पीरियोडिक विथ पीरियड पाई/2। 36 क्वेश्चन, तो ये भी अच्छा सवाल है। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू जी इज शोन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो, समथिंग का मॉड कितना है, हाफ, तो समथिंग कितना होगा, प्लस माइनस हाफ। तो आ जाएगा मॉड ऑफ जी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। फिर 1 को उधर उचका लिया, तो आ जाएगा 3/2 1/2। अब मॉड जी अगर 3/2 है तो जी की वैल्यू या तो 3/2 होगी या माइनस 3/2 होगी। अगर जी का मॉड हाफ है तो या तो जी का वैल्यू हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। अच्छा, इस बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकलता है कि जी इज इक्वल टू 3/2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ जी इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब क्या निकालता है ज्योमेट्रिकल? हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जी इज इक्वल टू 3/2 के मायने ये है कि जी का ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 3/2 को कितनी जगह कट कर रहा है। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो भाई अपन ने ऐसा किया, बहुत संभाल के लाइन ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू 3/2। तो आंखों से दिख रहा है ये 0 1 2, तो 3/2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन है y इज इक्वल टू 3/2। तो कितनी जगह पर इस लाइन ने ग्राफ को काटा, एक जगह पर। फिर अपन ने बड़ा संभाल के -3/2, ये -1 -2 -3/2, कटाक एक जगह और आ गई। तो इसके कितने सॉल्यूशन, एक, इसके कितने सॉल्यूशन, एक। 1/2 के लिए 0 1, यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा। तो कितने आंसर आए, पटाक पटाक पटाक। कितने आंसर हैं इसके, 3। -हाफ के लिए ये लाइन ड्रॉ किया अपन ने, पटाक पटाक पटाक, कितनी जगह भिड़ंत हुई, 3। इसके कितने आंसर, 3। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए, 8। 8 जगह पर हो रहा है। एक और मेथड देख लेते हैं अपन। भाई जैसे मान लो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है उसका दिमाग लगाए थे। वैसे तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक अप्रोच है क्योंकि बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो गया। जैसे कोई फंक्शन है जी, उसका ग्राफ तुम्हारे सामने है, तो मॉड जी का ग्राफ बना लोगे, समझ में आ रहा है? जैसे ये जी है तो मॉड जी का ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा। मैं इसी में ना कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। तो मॉड जी के लिए क्या करना होगा, इसको उचकाना होगा, उचका दिया, और इसको भी यूँ करना होगा, ये कर दिया। ये आपका मॉड जी का ग्राफ कैसा, यूँ 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 और यूँ, ये मॉड जी का ग्राफ।
अब मॉड जी का ग्राफ आपने बना लिया, अब आप उसमें से क्या करो, एक घटा दो। तो एक घटाने का मतलब मैंने आपको समझाया था क्लास में कि आप पूरे ग्राफ को एक यूनिट नीचे ले आओ। तो सभी को, जैसे ये 0 0 है ना, इसको कहाँ ले आए, 0 -1 पर बनाते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करना है इसके अंदर, अब पुनः इसका मॉड लेना है, पुनः मॉड लिया तो ले लेते हैं मॉड। मॉड लेने का मतलब है ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक का बैट में ऊपर आ जाएगा, तो इस पूरे को ऊपर उचकाया तो क्या आएगा, यूं यूं और यूं आएगा। ये वाले पार्ट का ग्राफ कैसा आएगा, यूं और ये ऊपर आके ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का बन रहा है। अब इसने क्या बोला है, इज इक्वल टू हाफ, तो दिख रहा था ये कितना था, 0 -1, ये उचक के क्या बनेगा, 0 1, तो इसकी ऊंचाइयां जो है 0 1 है। और अब राइट साइड में देखो कौन है, अब राइट साइड में कौन है, हाफ। तो आप इस ग्राफ का इंटरसेक्शन निकाल लो लाइन y इज इक्वल टू हाफ के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इंटरसेक्शन आ गए। तो ऐसे भी बच्चे सोचते हैं, बच्चे तो बहुत तरीकों से सोचते हैं, तो कई तरीकों से अपन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही जो पहला तरीका था वो काफ़ी आसान था, क्योंकि उसमें क्या ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जी का इंटरसेक्शन में छोटी छोटी प्यारी प्यारी हॉरिजॉन्टल लाइन से निकाल लिया अपन ने। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, एफ दे रखा है 1 2 3 से लेकर के 1 2 3 4 5 सच दैट एफ आई इज लेस देन इक्वल टू एफ जे फॉर ऑल आई लेस देन जे इज इक्वल टू, कितने ऐसे फंक्शन होंगे। तो भाई ये सोचो ना, आई जे से कम है तो एफ आई क्या होना चाहिए, एफ जे से कम या बराबर हो सकता है। अगर लेस देन होता तो क्या होता, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई बड़ा इनपुट तो आउटपुट क्या है, बड़ा, पर इसने बोला है कि बराबर भी हो सकता है। भाई एक फेवरेबल मैपिंग बना दो भाई, तुम तो है ना बालक, कोई एक फेवरेबल मैपिंग बना दो, कोई ऐसी मैपिंग बना दो जो इसको सपोर्ट करती हो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। हाँ ठाकुर साहब बनाओ। हाँ 1 1 2 2, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है ना। जे बड़ा यानी कि जैसे 2 1 से बड़ा, तो F2 क्या है, F1 से बड़ा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसी को एक केस बना लेते हैं। इस केस में इस बालक ने क्या सोचा कि 3 इनपुट्स के कितने आउटपुट आए, तीनों अलग अलग। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, ऐसा हो सकता है ना, तीनों के आउटपुट सेम भी तो हो सकते हैं क्या। हाँ भाई, ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है बेटे, थोड़ा सा घुटनों पे जोर डालो बेटे, सही है, सोच लो, सही है भाई, बराबर की बात कर रहा है ना वो, वहां पर इक्वल टू बोल रहा है वो, सबका आउटपुट कितना आ गया 3, तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, हाँ होता है, 3 लेस देन इक्वल टू 3 करेक्ट है। अच्छा, ये तो कौन सा लफड़ा हो गया कि सबका लफड़ा क्या एक के साथ ही है, सबके अलग अलग लफड़े हैं। क्या कोई 2 का एक लफड़ा हो जाए, वो वाला एक बना लेते हैं अपन, ताकि केस की जब कैलकुलेशन हो तो कोई दिक्कत ना हो। हाँ भाई, ऐसा कर दिया, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, हाँ अनफेवरेबल। कहाँ से अनफेवरेबल हो गए, हाँ बोलो बोलो। अरे 2 ग्रेटर देन 1, 1 इज इक्वल टू 1 आएगा ना, ये आउटपुट है, 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1, तो 2 ग्रेटर देन 1 होता है, हाँ होता है,
क्या 1 इज इक्वल टू 1 होता है? हाँ होता है। अरे ये फंक्शनल आउटपुट है, तो फंक्शनल आउटपुट बराबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सोच लो भाई, और थोड़ा सोच लो, घबराना मत। सही है। अब ठीक है, अब ये फेवरेबल है ना, कोई समस्या की बात तो नहीं है ना? हाँ अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे आसान वाला जो तुम्हारे दिमाग में आया था, इसके लिए क्या करना होगा? पहले राइट साइड 5 में से कितने एलिमेंट लेने होंगे? 3 ले लिए। अब क्या 3 चीज़ें, 3 लोगों को बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे? बेवड़े एक ही तो होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटा छोटे को देना है, बड़ा बड़े को देना है, और सबसे बड़ा सबसे बड़े को देना है। हाँ ठाकुर साहब, अरे 3 को एक में बांटना है, वो तो लकीर के फकीर दिख ही रहा है। ठीक है, पर ऐसे मैपिंग जहां पर 3 का एक ही आउटपुट है, ऐसे कितने मैपिंग होंगे? इस केस के अंतर्गत कितने काउंट किए जाएंगे? जैसे इसमें कितने काउंट कर लिए? 5C3 कितना हो गया? 10। तो 10 ऐसे आएंगे, ऐसे कितने आएंगे? अरे पहले तो 5 में से एक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और जैसे इनमें से पांडवों में से सारा ले लिया, एक 5 में से एक, और फिर सबको द्रौपदी दे दी। ठीक है, तो कितना जाएगा? 1 ही आएगा ना भाई। सबको क्या करना है? ये इसके साथ एसोसिएट होना है। ठीक है, हाँ भाई इसमें चमत्कार तो तुम करोगे ही, खैर कोई बात नहीं, पर फिर भी देख लेते हैं ना। 5C2 बोलो। कितने केस बनेंगे यहां पर? 5C2 तो समझ में आ गया, यहां से तुमने 2 उठा लिए। यहां पर कितने केस बनेंगे? 3 केस बन जाएंगे ना। बहुत चालाक लड़के हो तो मैं तो पहली नजर में पहचान गया था भाई। 1 2 2 3 और 1 3, यही कह रहे हो ना तुम? यही केस बनेंगे। अरे ये केस कहां से बन जाएगा प्रभु? ये केस नहीं बनेगा, क्योंकि 1 और 3 की मैपिंग अगर कुछ है वो बराबर है, तो 2 की मैपिंग कहां जाएगी? इंक्रीजिंग आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना। तो ये वाली चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? या तो 1 2 का सेम और 3 का क्या हो जाए? बड़ा, या फिर 1 2 का क्या हो जाए? छोटा, और 3 का क्या हो जाए? बड़ा। तो कितने केस आएंगे? 2। या तो 1 2 को लिया या 2 3 को लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे भाई? आपने यहाँ पर ले लिया 1 3 और यहाँ पर ले लिया 1 2, तो 1 2 को क्या करेंगे? छोटे के साथ, और 3 को क्या करेंगे? बड़े के साथ। तो एसोसिएट करने का तो तरीका कितना है? एक ही है। जो 2 एलिमेंट लिया आपने, उनको छोटे के साथ दे देना, जो बड़ा लिया उसको बड़े के साथ। तो कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 10, ये आ रहा है 5, ये कितना आ जाएगा? 20, कितना आ जाएगा? 35। 35 मतलब बी ऑप्शन। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है ना। अगली टर्न पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। बाय बाय।